नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। जेबीटी भर्ती घोटाले में करीब 5 साल की सजा काटने के बाद इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। तिहाड़ से रिहा होने के बाद ओपी चौटाला गुरुग्राम पहुंचे हैं। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है, तो फिर वहीं गुरुग्राम आवास पर पहुंचकर ओपी चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। चौटाला की रिहाई के बाद कार्यकर्ता खुश हैं, तो फिर वहीं इनेलो की मजबूती के कयास भी अब लग रहे हैं। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो फिर से कलह की खबरें अब कांग्रेस से सामने आने लगी हैं और अब बड़े बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। तो फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बदलाव की चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि गुरुवार को कांग्रेस के करीब 19 विधायकों ने पार्टी मुख्यालय में प्रभारी विवेक बंसल के साथ मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर इसमें यह भी है कि इस बैठक में विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा उठाया है। हालांकि कुमारी सैलजा ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि जो विधायक प्रभारी से मिले वो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई बात रखने के लिए मिले हैं। सैलजा ने यह भी कहा है कि मैं कांग्रेसी हूं, हमारी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है और हो सकता है कि कुछ लोगों के नसों में कम खून कांग्रेस का दौड़ता हो। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि ओपी चौटाला जिनको रिहाई मिली, उसके बाद गुरुग्राम में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, संवाद किया है। एक ये तस्वीर है क्योंकि हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी तस्वीर, और कांग्रेस में फेरबदल को लेकर के भी जो कयास हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कई विधायकों ने प्रभारी के साथ मुलाकात की है। तो ओपी चौटाला की रिहाई को लेकर के अभय चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभय चौटाला ने ओपी चौटाला की कैद के पीछे कांग्रेस को दोषी बताया है। तो फिर वहीं दुष्यंत और दिग्विजय पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। उसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव करने वाले व्यक्ति थे, हर चीज में कोऑपरेट करते थे, जेल के हर नियम की पालना करते थे, मानते थे। इन्होंने एक दिन भी जेल मैनुअल से बाहर जा करके कोई काम नहीं किया। चाहे मुलाकात की बात थी, चाहे कोई कोर्ट में जाने के लिए था या कोई और किसी किस्म के भी समय समय के जो आदेश थे उन्होंने उनकी सबकी पालना की। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट उन्होंने खुद दी और उन पर आरोप लगाते थे कि इनके पास टेलीफोन पकड़ा गया। उस टेलीफोन के नाम के ऊपर भी कहीं चौटाला साहब की रिहाई में रुकावट पैदा करते थे। चौटाला साहब जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में कोई तंबाकू पकड़ी गई, जबकि चौटाला साहब तो तंबाकू सेवन भी नहीं करते थे। उन्होंने तो 77 में तंबाकू फेंक दी थी। उसके बाद उन्होंने कभी बीड़ी, सिगरेट, पान किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। उससे पहले हुक्का पीते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। इस किस्म के आरोप लगा के भी उनको जेल में रोकने की कोशिश की गई और जेजेपी वालों की तरफ से भी ये कोशिश रही। मुझे हैरानी है, दुष्यंत का दिग्विजय का बयान आया था, कह रहे थे कि हमें बहुत खुशी है चौटाला साहब रिहा हो गए। उनसे पूछने वाला हो, चौटाला साहब का एक्सीडेंट हुआ था, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया था, आज उनकी रिहाई पे तुम्हें खुशी हो रही है। उस दिन जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? अगर तकलीफ हुई, अगर कोई रिश्ता था, तो फिर तुम उनसे टेलीफोन पे क्यों नहीं संपर्क किया? क्यों नहीं चौटाला साहब से हॉस्पिटल मिलने गए? क्यों नहीं उनके स्वास्थ्य की जाकर के जानकारी मांगी? ना अजय सिंह गया, ना इसके दोनों बेटे गए। तो ओपी चौटाला के भाई और गठबंधन सरकार में मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि रिहाई से प्रदेश की राजनीति पर असर तो जरूर पड़ेगा। वहीं बीजेपी सांसद नायब सैनी भी बोले ओपी चौटाला के सक्रिय राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो उन्हें सजा हुई तो सबसे ज्यादा चिंतित मैं था, और मैं गलत नहीं कह रहा। कभी मेरे बड़े भाई साहब उन्हें पूछ रहे ना, मेरे आदरणीय है, उनके अरेस्ट होने के बाद तुरंत उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया था। सबसे पहले मुलाकात मैंने करी थी, बादल साहब को डिनाई कर दिया था, मैं सबसे पहले जाके मिला। देखिए, उनका प्रभाव तो जरूर मानूंगा मैं, पर ये नहीं मानता कि वो लोकदल जो देवीलाल का लोकदल था उसमें मैं भी था, वो बहुत बार स्प्लिट हुआ कि वही डाक के 3 पात हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो उनका कार्यकाल था चौटाला साहब का, हरियाणा उसको भूला नहीं है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं
अगर उनके तो इनेलो की बात को तो आपने सुन लिया, लेकिन अब बात कांग्रेस में चल रहे फेरबदल की चर्चाओं की भी करते हैं। चूंकि गुरुवार को कांग्रेस के करीब 19 विधायकों ने पार्टी मुख्यालय में प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस बैठक में विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे को उठाया है। हालांकि कुमारी सैलजा ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि जो विधायक प्रभारी से मिले हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई बात रखने के लिए मिले हैं। सैलजा ने यह भी कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, हमारी रगों में कांग्रेस का खून है, हो सकता है कि कुछ लोगों की नसों में कम खून कांग्रेस का दौड़ता होगा। तो कुमारी सैलजा की तरफ से क्या कहा गया है, उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, हमारी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है। 19 विधायकों की मुलाकात के बाद कुमारी सैलजा से जब सवाल पूछा गया तब उस पर यह जवाब कुमारी सैलजा ने दिया है और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के इस तरीके की कोई बात प्रभारी के सामने रखी होगी। मैं 36 बिरादरी को लेकर के साथ चलती हूं, सभी मिलजुल करके चलते हैं, संगठन का मतलब संगठित है, ये बात कुमारी सैलजा की तरफ से कही गई है। और संगठन की नियुक्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, ये बात भी उन्होंने कहा। तो कांग्रेस विधायक बुक्कल ने कहा चौधर किसे मिलनी है और किसे देनी चाहिए, यह पार्टी हाईकमान के हाथ में ही है। देखिए, कल दिल्ली में एआईसीसी में आदरणीय विवेक बंसल जी से विधायकों की जो है एक बैठक हुई। पहले भी वो इंडिविजुअली विधायकों से मिले हैं और क्योंकि वो हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, उनसे मिलना जो एक बहुत रेगुलर मीटिंग हमारी रहती है। क्योंकि इस समय म्यूनिसिपल कमेटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव जो है उनकी डेट्स हरियाणा में आनी बाकी हैं, उनके चुनाव होने वाले हैं। तो उसको लेकर भी पूरी तरह से चर्चा हुई कि क्या पार्टी को ये चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ने चाहिए या सिंबल पर नहीं लड़ने चाहिए। और दूसरा, संगठन को लेकर भी उनसे पूरी तरह से बातचीत हुई है कि अतिशीघ्र जो है हरियाणा में संगठनात्मक तौर पर जल्दी से जल्दी संगठन बने ताकि मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जो है आम जनमानस की लड़ाई को पूरी। तो वहीं कांग्रेस में चल रही फेरबदल की चर्चाओं पे कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर धड़ेबाजी है, नेता एक दूसरे के कार्यक्रम का बाइकआउट करते हैं। इंटरनल मामला है और इनमें धड़ेबाजी तो है ही है और रोज़ हम देखते हैं कि एक दूसरे के कार्यक्रमों में ये बाइकआउट करते हैं, जाते नहीं हैं। रोज़ देखते हैं तो उछल कूद इनकी होती रहती है और हुड्डा को लीडर बनाने के लिए पिछले कई सालों से वो कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो। और चलिए आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि चौटाला की रिहाई से क्या सियासी समीकरण हरियाणा के अंदर बदलने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर के चर्चाएं अब खूब हो रही हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा यह है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से विधायकों ने मुलाकात की है प्रभारी के साथ, उसके बाद ये सवाल उठे हैं। तो क्या हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, ये सवाल भी वाकई में अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस की भी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, विजय नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और इसके अलावा बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पंजेटा जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि रिहाई के बाद ओपी चौटाला की अब कयास ये हैं और चर्चाएं खूब हैं हरियाणा के अंदर कि अब सियासी समीकरण हरियाणा के अंदर बदलेंगे। कैसे इसको देखा जाए और ये सियासी समीकरण बदलने की जो चर्चाएं हो रही हैं, इसके क्या मायने समझे जाएं? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, पहले तो आपने अभी जब आपकी मैं देख रहा था इससे पहले, तो आपने सजा का जो वक्त बताया शायद 5 साल बताया। एक बारी मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने 5 साल बताया है। एक्चुअली चौटाला साहब ने 9.5 साल की जो सजा काटी है और ऐसा 120 में और इसमें अभी तक तो पूरे देश में किसी भी नेता को इतना ही ज्यादा सजा नहीं हुई है। वो सिर्फ एक उनका चौटाला साहब का और जो पार्टियां हैं उनमें इतना भय है कि चौटाला साहब जैसी शख्सियत
जो कि हरियाणा में अभी तक ऐसा तो कोई मुझे लगता नहीं कोई मुख्यमंत्री आए हैं जिन्होंने पहले से चढ़ा कर्ज ना कि स्टेट का उतारा, बल्कि हरियाणा स्टेट को एक अकेले चौटाला साहब उदाहरण है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट वो छोड़ के गए। तो अगर हम कहते हैं कि किसानों की पार्टियां सिर्फ नहीं, सिर्फ सत्ता को अपना लेना, हथियार लेना और सिर्फ राज करना उद्देश्य नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल का। देखिए, जब तक आपको अपने प्रदेश से प्यार नहीं होगा, आपकी जनता से प्यार नहीं होगा, आज आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे मलकानिया जी, मैं, हर एक प्रति व्यक्ति, चाहे नेहरा साहब है, हम 1 लाख के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। हुड्डा साहब ये बोलते हैं, हुड्डा साहब जब गए तो 1,60,000 करोड़ के आसपास कर्जा छोड़ के चले गए थे। आज 2.5 लाख के आसपास 2 करोड़ 53 लाख के आसपास हमारे ऊपर कर्जा है, 2 करोड़ 53 लाख। तो आयुष जी, ये मुख्यमंत्री को आप सबसे पहले ये मापदंड होना चाहिए कि किसकी वर्किंग कैसी है। अगर आप हर एक को कर्जदार बना देंगे, हर पैदा होने वाला बच्चा आज 1 लाख का कर्जदार है, उसने वो कर्ज लिया भी नहीं है लेकिन वो कर्जदार है, तो आप मुख्यमंत्री बन जाना और प्रदेश की जनता को आप क्या देते हो इन रिटर्न? बड़े बड़े चुनावी वादे, घोषणाएं। अभी मैं अगर आज का ये डिबेट पे मैं उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता टॉपिक को, लेकिन जितनी अभी पीछे, अभी मैं आपका कल का डिबेट, परसों का डिबेट, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पे एक आदमी को भी प्रधानमंत्री ये मान धन योजना की बात कर गए, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से 6,000 दे रहे हैं। अरे मैं अभी पोल खोल दूंगा इनकी, ये मुख्यमंत्री सिर्फ 250 रुपए पिछले साल केवल 20% लोगों को दिया। इस साल तो एप्लीकेशन मंगाई है, पिछले साल से स्टार्ट किया है। तो मैं आज मुद्दे में भटकना नहीं चाहता। देखिए, आज इतनी गर्मी थी, 47 डिग्री टेम्परेचर में भी हजारों लोग, जबकि हमने कहा था कि आप बॉर्डर पे पहुंचेंगे, लेकिन हमारे कहने के, पार्टी के आदेश के बावजूद भी हजारों लोग अपने आप जो है वो तिहाड़ जेल पहुंच गए। लोगों में उत्साह है। हरियाणा की प्रदेश की जनता यही इंतजार कर रही है कि कोई ऐसा नेता है जो हरियाणा का सच में भला कर सके, कोई कर्जा उतार सके जो हरियाणा के ऊपर चढ़ा हुआ है। दूसरा आयुष जी, जो ये कांग्रेस ने षड्यंत्र के, अब मैं षड्यंत्र वर्ड यूज कर रहा हूं दोबारा। हुड्डा साहब जब होते हैं तो 2 बार सीबीआई डायरेक्टर से मिलते हैं। मेन चार्जशीट में चौटाला साहब का नाम ही नहीं था। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, चौटाला साहब का एक एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है, वो फाइल को करते हैं और उसके अंदर चौटाला साहब को एक एडिशनल उनको बना लेते हैं आरोपी। ठीक है जी, 120 बी के तहत। अब आप देखिए, ये कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि कहीं पे किसी अलमारी का ताला तोड़ने की बात साबित नहीं हुई, कोई पैसे लेन देन की आज तक कोई बात साबित नहीं हुई। इतनी बड़ी बात है कि ये तो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी निकाल के उसको चेक कर सकता है, फैक्ट से ही। ठीक है जी। अब आप ये बात आती है संजीव जी के, जो आईएएस थे, जिनके ऊपर, संजीव कुमार के ऊपर, जिन्होंने वो सीबीआई जिन्होंने कंप्लेंट की थी। ये एक ऐसा व्यक्ति है कि तेलगी कांड में इसका नाम आता है। ये डेस्क इन्होंने खरीद के अंदर घोटाले किए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने इनको सस्पेंड किया। इनकी सस्पेंशन का हुड्डा साहब इनसे मिलते हैं, साजिश रचते हैं कि भैया आप चौटाला साहब के अगेंस्ट क्यों ना बचने के, आप तो हो ही रहे हो, आपके ऊपर तो चार्जेस प्रूव हो ही गए, तो आप क्यों ना बदला लीजिए। और द्वेष की भावना से एक षड्यंत्र रचा गया, उसके जरिए चौटाला साहब का नाम ऐड किया गया। इन्होंने तो ऐड किया और पहली जो फाइल भी हुई थी। अब मैं आप मोटे मोटे तौर पे बताना चाहूंगा, मलकानिया जी भी बैठे हैं। इस प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा राजनेता है, किसके कार्यकाल में किस क्षेत्र में नौकरियां दी जाती हैं, तो कौन सी मेरिट चली जाती है वहां पे। ये वैसे मैं इन टोटलिटी बात कर रहा हूँ। हुड्डा साहब के राज के अंदर नहीं लगे क्या? क्या किसी और जो मुख्यमंत्री रहे उनके राज में नहीं लगे क्या? तो अब मैं आता हूँ आयुष जी चौटाला साहब की वर्किंग के ऊपर। देखिए, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री भी थे तो मलकानिया जी इस बात के गवाह होंगे कि वो सेक्रेटरिएट से अपने घर और आराम और हेलीकॉप्टरों में उड़ना उनका काम नहीं था। 4 घंटे केवल सोते थे। सरकार आपके द्वार के जरिए वो खुद पूरे प्रदेश में घूमते थे। हरियाणा की कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां के ऊपर उनके विधायक की गाड़ी नहीं निकलती। उस सड़क से चौटाला साहब की गाड़ी निकली हुई है, चाहे उनकी सरकारी गाड़ी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे ना हो।
वो आज भी उनकी वैन तैयार हो चुकी है। पूरे प्रदेश में उन्होंने बोल दिया है कि मैं प्रत्येक चलिए, कुल मिला के गांव में पंजेटा जी, अब जाऊंगा, आप लोग प्रत्येक ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जो आरोप आपने लगाया उसका भी जवाब लूंगा और कांग्रेस के अंदर भी क्या चल रहा है इसका भी जवाब लेता हूं। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। बालमुकुंद जी, एक तो पार्टी मुख्यालय में 19 विधायकों की मुलाकात है, चर्चाएं इस बात की बहुत तेजी से हो रही हैं कि कहीं अध्यक्ष को लेकर के भी जो बातें हैं वो कही गई इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर। दूसरा ये है कि ओपी चौटाला की रिहाई हो चुकी है और अब अभय चौटाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत संगीन और बहुत गंभीर बातें कांग्रेस पार्टी के बारे में कही हैं। पंजेटा जी भी उसी बात को आगे बढ़ा रहे थे। मैं चाह रहा हूं कि दोनों ही बातों का जवाब दें। बालमुकुंद जी, देखिए, जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल के जो सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, रिहाई उनकी हुई है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम पिछली बातों में ज्यादा ना जाएं तो भी अच्छा। अगर पिछली बातों में कुछ वर्णन मैं करता हूं, जिस तरीके से ये कहते हैं कांग्रेस की षड्यंत्र है, इनको आत्ममंथन इस बात पे करना चाहिए कि जो पूरी की पूरी लिस्ट है इन्होंने जो अलमारी को पीछे से काट करके लिस्ट बदली, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार चली गई थी उस समय जो लिस्ट थी, रातों रात लिस्ट बदली। गवाह भी आईएएस थे इसमें, मिसिस शेखड़ी, जो मैडम शेखड़ी थी आईएएस थी, उनकी गवाही थी। और सजा होने वाले लोगों में भी संजीव कुमार जैसे आईएएस लोग थे और नीचे के जिला शिक्षा अधिकारी, कोई एक दो आदमी को सजा नहीं हुई, 50-60 लोगों को सजा हुई है और उन्होंने अपनी सजा पूरी की है। कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। कांग्रेस इस तरीके के घटिया हथकंडे, घटिया राजनीति नहीं करती। ठीक है, सजा पूरी की है, सक्रिय राजनीति में आए, स्वागत है। और मैं तो ये कहता हूँ उम्र भी ज्यादा है, अब शांति का जीवन वो जिएंगे और हमारी शुभकामनाओं के साथ है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। ये तो यहाँ तक हमारे शब्दों का जो भी हमारी विचारधारा कांग्रेस की वो हमने आपको बताई। अब हम अपने ऊपर ही आ जाते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बालमुकुंद जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। आज कल हमारे जो विधायक मिले थे, ये एक हमारी ऐसी प्रक्रिया है पार्टी की जिसको प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में सबका विश्वास बढ़े। तो वो जो लोग विधायक हैं वो हमारे केवल प्रभारी जी से मिलकर के अपनी बात रख के आए हैं। वो बात रखने का कारण मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको और आपके माध्यम से पूरे हरियाणा को। आने वाले अगले हफ्ताह में, 10 दिन में या 15 दिन में हमारा संगठन घोषित होने लग रहा है कांग्रेस पार्टी का, जिसकी एक्सरसाइज पिछले 1.5-2 महीने से हम कर रहे थे। वो तो कोरोना की दूसरी लहर आने के कारण डिले हुआ हमारा 1 महीना। तो वो सब लोग, उसमें हमारी ड्यूटी सब लोगों की लगी हुई थी। बाहर से ऑब्जर्वर आए थे, दूसरी स्टेटों से, यूपी से, उत्तराखंड से, पंजाब से, राजस्थान से और दिल्ली से भी। उन्होंने हरियाणा में आके काम किया। हरियाणा से आके रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी, हमारी कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष को और बंसल जी को। उसके बाद उन्होंने पूरे संगठन का खाका तैयार करके सोनिया जी को देने के लिए हमारे प्रभारी जी बंसल ने, हमारे जो इंचार्ज हैं वेणुगोपाल जी, उनको सौंप दी। उसके बाद उन लोगों को कुछ विचार विमर्श करना होगा, प्रभारी जी से जाकर के वो मिले हैं, यही एक बात है। रही बात पार्टी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने, उनके अधिकार क्षेत्र में आती सारी बातें आपको मीडिया से रूबरू हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 2-3 दिन से लगातार चंडीगढ़ में है, हमारे साथियों से मिल रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है। तो ये तो लगातार जो हमारा मंथन चला हुआ था पिछले 15 दिन से, उसका एक रिजल्ट आया है। हमारा संगठन जल्दी डिक्लेयर होना है। चलिए, उसमें विधायकों ने बात की, प्रभारी जी से वो कर सकते हैं और वो रूटीन की प्रक्रिया है। ठीक है, वो रूटीन प्रक्रिया है। नेहरा जी कैसे देख रहे हैं? एक तो ओपी चौटाला का बाहर आना, पंजेटा जी ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि देखिए अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। कांग्रेस अलग कह रही है कि इसके अंदर कोई धड़ेबाजी नहीं है, कोई खेमेबाजी नहीं है, क्योंकि अनिल विज इस बात को कह रहे थे, रूटीन मुलाकात ही करने के लिए गए हुए थे, वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। नेहरा जी, आपका रिएक्शन चाहूँगा मैं। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आयुष जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी नेहरा जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ आयुष जी, देखिए मैं बताना चाहूँगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी ओम प्रकाश चौटाला जी की और उनके स्वास्थ्य के हालचाल के बारे में पूछा था, उनको शुभकामनाएं भी अपनी तरफ से दी थी, क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इनेलो पार्टी एक जश्न का माहौल मना रही है उनके आने से, मुझे लगता है आयुष जी ये बड़ा एक आश्चर्यचकित करने वाला विषय है कि ओम प्रकाश चौटाला जी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ करके नहीं आई है। वो सन 2000 में 3206 जो योग्य टीचर लगने थे, उनकी जगह गैरकानूनी भ्रष्टाचार करके ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने भर्ती किया। कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने जिनको गलत पाया, जांच चली, पूरी पड़ताल होने के बाद उनको सजा सुनाई गई और उसके बाद में वो सजा काट करके आए हैं। तो इसके लिए तो उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो पार्टी पिछले 15-20 साल से जो जनता इनको सत्ता से बाहर कर रही है,
इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। आज ये बार बार जो किसानों की बात करते हैं आयुष जी, सन 2000 के अंदर बिजली माफी की मांग को लेकर के जो नेहरा जी किसान थोड़ा सा माइक के पास आप बोल सकते हैं क्या? शायद पंजेटा जी को आपकी ऑडियो नहीं मिल रही। और मुझे भी पंजेटा जी की नहीं मिल रही थी, मुझे मैंने भी ठीक है, चलिए वो कुछ टेक्निकल इशू है, मैं अभी सही करवाता हूँ। ठीक है नेहरा जी, आप कंप्लीट करें। दूसरा आयुष जी मैं बताना चाहूंगा कि जब इन्होंने अयोग्य व्यक्तियों को वहां पे भर्ती किया और इनके साथ जैसे अभी बालमुकुंद जी ने बताया बहुत से लोगों को वहां पर सजा हुई थी, तो इनको तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करना चाहिए कि आप सजा काट करके आए, कुछ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ करके नहीं आए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, इनेलो पार्टी ने इसके साथ साथ 2002 में जब किसानों पर कंडेला कांड के अंदर आयुष जी इन्होंने गोली चलवाई और क्या मांग कर रहे थे किसान? बिजली के बिलों की माफी की मांग को लेकर ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलना चाहते थे, उन्होंने गोली चलवा दी। उस कांड के अंदर 9 से अधिक किसानों की मौत हुई और 80 से अधिक किसान बुरी तरह से घायल हुए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा वो जेबीटी के टीचर जो नहीं लग पाए और वो हमारे किसान भाई, उनकी जो बददुआ है, उसी के कारण आज इनेलो पार्टी खत्म होने की कगार पे है। और अभी आयुष जी 1993 से लेकर 2006 तक जो आय से अधिक संपत्ति ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी ने बनाई थी, 2010 में सीबीआई ने जो इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, वो आय से अधिक संपत्ति का मामला आयुष जी वो तो अभी चल ही रहा है। उसमें सीबीआई ने 189% अधिक आय से अधिक संपत्ति जो इन्होंने अर्जित किया उसका मामला चल रहा है। हो सकता है इनको फिर से जेल में जाना पड़ जाए। इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि इन्होंने लगभग पिछले 20 साल से अगर आप देखें तो जनता ने इनको रिजेक्ट करने का काम किया है। आज वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनेलो परिवर्तन की तो बात दूर, ये अपनी जमानत तक नहीं बचा पा रहे हैं। जमानत इनकी जब्त हो रही है, चाहे लोकसभा विधानसभा की बात हो, चाहे जींद का उपचुनाव, बड़ौदा उपचुनाव की बात हो, पंचायत निगम चुनाव की बात हो, इनको कैंडिडेट भी ढूंढे से नहीं मिल रहे। और रही जहां तक मेरे कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरह से जूतम पैजार मचा हुआ है आयुष जी, आप देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो, हर जगह इनके नेताओं में फूट मची पड़ी है, क्योंकि डूबता हुआ जहाज है। और डूबते हुए जहाज को छोड़ने के लिए सभी नेता उछल के इनके पार्टी से छोड़ के वहां से जा रहे हैं। और इनकी पार्टी में देखिए किस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने अपने जो अशोक तंवर थे, एक दलित समाज के नेता थे, उनको लट्ठों से पिटवाने का काम किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुमारी शैलजा जी की जगह जबरदस्ती दीपेंद्र हुड्डा जी को राज्यसभा से सांसद बना के भेज दिया और अभी भी इनका पेट नहीं भरा है। ये कुमारी शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना चाहते हैं। और मृतपुर कांड के अंदर जिस तरह से इन्होंने दलितों का अत्याचार किया, और फिर भी इतने सारे अत्याचार करने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की बात देखती है तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये तो सत्ता के लालची लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में आज देखिए किस तरह से महासंग्राम बचा पड़ा है। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि आंतरिक लोकतंत्र है। अरे भैया, आप अपने प्रभारी को जाके आपके विधायक इकट्ठे होकर कहते हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष को हटाइए, और आपकी सभी चुनावों में जमानत जब्त होती है, सभी की आपकी बुरी हालत होती है, और आप कहते हैं कि आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। 2019 का लोकसभा चुनाव से लेकर के उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निगम चुनाव, चाहे जींद का उपचुनाव हो, जहां पर रणदीप सुरजेवाला आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनाव हारने का काम किया। चलिए नेहरा जी, तो सबसे बुरा हाल है। ठीक है, पीसीआर पंजेटा जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही, थोड़ा सा देखें क्या टेक्निकल इशू है। मलकानिया जी मैं आपके पास आता हूं। मलकानिया नहीं आऊंगा, बालमुकुंद जी मैं आपके पास आऊंगा। केसी मलकानिया जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। आप तीनों ही पार्टियों के लिए मैं एक रिएक्शन लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल, एक सेकंड सर, मैं मलकानिया जी से, ठीक है मलकानिया जी, बालमुकुंद जी थोड़ा सा धैर्य रखें, बालमुकुंद जी थोड़ा सा धैर्य रखें। केसी मलकानिया जी, मुझे ये बताइए, एक तरफ तो किसान आंदोलन कहा जा रहा है कि इंपैक्ट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कांग्रेस को लेकर के ये बात हम लोग लगातार देखते आए हैं कि वहां पर खेमेबाजी या धड़ेबाजी जिसका जिक्र आज अनिल विज कर रहे थे, एक वो चैलेंज। दूसरा ओपी चौटाला का बाहर आना और अब ये कहा जाना इनेलो की तरफ से कि अब जो एक नए तरीके का समीकरण है हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। इन तीनों ही घटनाक्रम को अगर मैं जोड़ूं या इन तीनों ही परिस्थितियों को मैं अगर आप जोड़ूं तो एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इसका कैसे आकलन करेंगे और हरियाणा की राजनीति में इसका कैसा इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं? मलकानिया जी, आपका रिएक्शन। जी देखो, आयुष की एक बात बड़ी साफ है कि चौटाला जी थे, वो अंदर चले गए, किस केस में गए, कैसे हुआ, वो सबको पता है। परंतु इसके साथ साथ ये भी है कि जो अदालत में फैसला नहीं आ रही, उसके बारे में हम पीछे नहीं जा सकते। उसके बारे में अब तो सजा काट कर आ गए, परंतु उनके आने से अफेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि उनके पार्टी में बहुत सारे भक्त हैं या लीडर ऐसे हैं जो चौटाला जी का इज्जतमान करते हैं, जैसे संपत सिंह जी हैं और कुछ नेता छोड़ गए। जब पार्टी के दो फाड़ हुई तो छोड़कर चले गए, क्योंकि
जो दुष्यंत चौटाला हैं या अवैध चौटाला थे उनके बराबर के नेता नहीं थे जो छोड़ कर गए। संपत सिंह जी विश्वसनीय थे, परंतु पहले वो कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा में चले गए, अब वो भाजपा की कार्यकारिणी से त्याग पत्र वगैरह दे दिया। तो चौटाला जी थे, उन्होंने उनको होम मिनिस्टर बनाकर रखा, वित्त मंत्री बनाकर रखा। और मुझे याद है एक बार उन्होंने कुछ घोषणा कर दी तो पत्रकारों ने पूछा कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो उन्होंने कहा ये संपत सिंह है, ये इनकी ड्यूटी है, चाहे चोरी करें, डाका डालें या कहीं टैक्स लगाएं, ये इनकी ड्यूटी, ये कर लेंगे और जो मैंने वायदे किए पूरे होंगे। तो इस तरह के कई नेता हैं जो छोड़ के चले गए हैं, परंतु चाहे भाजपा में गए या कांग्रेस में गए या जेजेपी में गए और वहां उनको उचित मान सम्मान नहीं मिला, तो वो वापस आ सकते हैं और उसका जो असर है वो इस राजनीति में पड़ेगा। परंतु सबसे बड़ी बात है कि चौटाला साहब जो उम्र है उसका भी तकाजा है, और जो पार्टी दो बार हुई तो एक जनसभा में दुष्यंत चौटाला ने अपना जो शक्ति प्रदर्शन किया था, उसके बाद ये जो बात है आगे बढ़ी है, तो ये वो पार्टी को संभाल नहीं सके। कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो उन्होंने बेटों को छोड़कर जो है वो पोतों को इतनी महत्व नहीं दी। उनका जो नजर थी उनके अवैध चौटाला पर थी और वो उनको नेता बनाना चाहते थे। अब वो आ गए हैं तो वो उनके भी नेता हैं, और जो छोड़ कर गए हैं हो सकता है वो बात नेता, इससे जो है फर्क अवश्य पड़ेगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में जो हुड्डा जी हैं वो कदावर नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और कांग्रेस में कई गुटबाजी हैं। क्या हुड्डा जी सबको लेकर चल सकते हैं? शैलजा को इसलिए बनाया गया था कि वे महिला भी है और दलित भी है, इसलिए उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और वो काम कर रही है, अच्छा कर रही है। परंतु सुरजेवाला गुट भी है, हुड्डा गुट भी है, और भी कई गुट हैं, तो ये खिंचातानी चली रहती है। जब कोई प्रभारी आता है तो सभी चाहते हैं अपनी बात रखते हैं, चाहे पंचायतों की बात कर लो कि पंचायतों के इलेक्शन है वो सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में बात की, परंतु दिल की बात सभी करते हैं अपने प्रभारी के बारे में। तो ये जो नेतृत्व बदलना है ये हाईकमान का काम है, उनका देखना काम है, परंतु चौटाला जी के आने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टी दो भाग हो चुकी है, क्या उसको वे एक मंच पर ला पाएंगे, यह संभव नहीं है। चौटाला जी है, देवी लाल जी के उत्तराधिकारी थे, और उसमें रणजीत चौटाला से दूसरे बच्चे, परंतु इन्होंने चुना, परंतु इन्होंने आगे जो है वो अजय को छोड़कर अवय को महत्व दिया, और अजय का आगे बेटा जो है दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ गया, वो एमपी भी रहा, अब इसमें डिप्टी सीएम है और उत्साही नेता है। अब देखते हैं वो इनमें तालमेल कैसा बिठाते हैं। अगर तालमेल बिठा सके और जो नेता छोड़कर चले गए हैं वो पार्टी में दोबारा आए तो इससे जो फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रदीप चौधरी है वो कांग्रेस में चले गए, सीमा चौधरी है, उन्होंने कहा था कि एक बार से थोड़ा सा जंगल से बाहर गया तो लोग बाकी जानवर सो लिया, जंगल हमारा है। तो अब देखते हैं अगर जंगल में दोबारा शेर आया है तो वो कैसे इसको कंट्रोल करता है, अपना राज स्थापित कर सकता है या नहीं। परंतु हमारी शुभकामना है कि चौटाला जी सभी। चलिए पंजेटा जी, देखिए मलकानिया जी ने बहुत बढ़िया तरीके से उसका पूरा विश्लेषण कर दिया। मुझे लगता है शायद आधी बात तो आप तक नहीं पहुंची, लेकिन आखिरी की बातें आप जरूर सुन पाए होंगे। लेकिन पंजेटा जी, यही बहुत मूल सवाल है। एक तो पार्टी जिस दौर का आपने जिक्र किया उस समय एक हुआ करती थी, ओपी चौटाला का नेतृत्व हुआ करता था। एक तो अब दो फाड़ है पार्टी के अंदर, पुराने नेताओं को एक तो एक साथ करना या एकजुट करना या एक प्लेटफॉर्म पे लाना, क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है? और अगर ये नहीं होता है तो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा कि रातों रात इनेलो सभी को चैलेंज देने वाली स्थिति में आ जाए, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे चुनाव हुए जिसमें आप लोगों का जनाधार गिरा है। कैसे इसको देखें और कैसे ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? इस चैलेंज को नहीं देख रहे हैं आप लोग? पंजेटा जी। आयुष जी, ये जो कठिन परिस्थितियां होती हैं इससे आगे झुकना तो इनेलो ने और इनेलो के वर्कर ने कभी सीखा ही नहीं। हमें तो मजा ही संघर्ष में आता है। मलकानिया जी भूल गए हैं कि हम तो वो बीज हैं जो उगेंगे ही उगेंगे, हमें तो आप दबा ही नहीं सकते। और जहां तक मलकानिया जी ने कहा, चौटाला साहब का जब टाइम था तो उस वक्त ये बच्चे छोटे छोटे होते थे, ठीक है जी। तो इनको जब जेल हुई डॉक्टर अजय सिंह को, चौटाला साहब को, तो इनको एमपी बनाने में अभय सिंह चौटाला जी का ही हाथ था। ऐसे ही नहीं 31 में ले आ गए थे, ऐसे ही नहीं वो नेता प्रतिपक्ष थे इससे पहले।
तो आप अभय सिंह चौटाला जी की राजनीति का मैं कायल हूं, और वो बहुत मेहनती हैं। वो ये कहते हैं ना कि ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बोलते हैं ना उनको, ही ओनली मीन्स बिजनेस। वो इधर उधर की बकवासबाजी में विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ काम में विश्वास करते हैं और मेहनत में विश्वास करते हैं। आपने उनको कभी देखा होगा, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सड़क पे 24 घंटे अभय सिंह जी की गाड़ी का पहिया भी सड़क पे ही रहता है। वो जितना मेहनत वो करते हैं उतना तो कोई शख्स नहीं कर सकता। और जैसी उनकी राजनीति है, किसान आंदोलन से पहले भी जिस तरह मंडियों में जा जाके जब खरीदनी हो रही थी, कोरोना जब शुरू हुआ था, पहली लहर थी, तो अभय सिंह चौटाला ही थे जो सबसे पहले मंडियों में जाके मजबूर कर दिया था सरकार को। हर घोटाले उन्होंने उजागर किए। ये तो बाद में इनके पास आती है कांग्रेस के पास बातें। ये तो अभय सिंह चौटाला ही हैं जो सारी की सारी 9 घोटाले 10 घोटाले जो हुए वो उन्होंने उजागर किए। कांग्रेस की तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब बात आती है, मलकानिया जी ने कहा कि सबको एक मंच पे लाना। अगर इनका जजपा की तरफ इशारा है तो मलकानिया जी के माध्यम से मैं सबको बता देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे पीठ पे छुरा घोबा, चौटाला साहब की पीठ पे, उनका इंडियन नेशनल लोकदल में अब कोई एंट्री का सवाल ही नहीं है। तो ऐसे सवाल करके जनता को गुमराह ना कीजिए। इंडियन नेशनल लोकदल अपनी मेहनत से लड़ेगी, और लोग जो हमारे साथ जन से लाभ जुड़ रहे हैं, हर रोज जुड़ रहा है, आज की और कल की बात नहीं है। ये कोरोना काल में भी ऐसी कोई दिन नहीं था जिस दिन 500, 1000, 400, 300 ज्वाइनिंग ना हुई हो। जजपा को तो आधी जजपा को तो छोड़ के आ गई। जजपा के तो खुद के लोग कहते हैं ये तो सौदा ही कि मैं कुछ नहीं। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। अब मैं बात आता हूँ, देखिए मेरे को बाल मुकुंद शर्मा जी और नेहरा साहब की कोई बात नहीं सुनी, लेकिन नेहरा साहब को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल सिंह गुर्जर, उन्होंने टीवी के ऊपर आके ये कहा था कि निश्चित तौर पे चौटाला साहब के बाहर आने से, उनकी तारीफ भी की थी, और निश्चित तौर पे उनके बाहर आने से हरियाणा की राजनीति में फर्क पड़ेगा। तो पहले तो ये अपने मंत्री जी का थोड़ा सम्मान करें। दूसरी बात, नायब सैनी, तो नायब सैनी का तो विधायक का नारायणगढ़ से वो चुनाव जीत जाए, वही बहुत बड़ी बात है। देखो, जब सत्ता में आदमी होता है ना, हमने सत्ता आती भी देखी है, जाती भी देखी है। ये भाजपा वाले अभी सत्ता के नशे में हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आ जाएगी अकल ठिकाने थोड़े टाइम में, और राजनीति में रहेंगे तो। अब मैं आता हूँ कुमारी शैलजा की बात के ऊपर। देखिए, कुमारी शैलजा ने जो बात कही ना कि कईयों में कम खून खौलता है कि दौड़ता है, और उनका देखिए इशारा हुड्डा साहब की तरफ है। पहले एक प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में भी वो ऐसा ही इशारा कर चुके हैं। जो इनका देखिए, बाल मुकुंद शर्मा जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अंदरूनी मामला है उन पे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बात जो पब्लिक डोमेन में आती है, चाहे वो G23 है, चाहे कैप्टन यादव और सुखबीर कटारिया के समर्थक भिड़ गए थे, ठीक है जी, किरण चौधरी जी के समर्थक भिड़ गए थे दादरी के अंदर, तो ये तो देखो हुड्डा समर्थकों के साथ, देखिए ये कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है कि हुड्डा साहब कांग्रेस में जितना ज्यादा देर तक रहेंगे उतना ज्यादा नुकसान करेंगे, ये कांग्रेस जानती है, और ये हाईकमान तक भी ये बात हो सकता है पहुंचा चुके हो। ये सिर्फ वक्त का और समय का खेल है। ये जो इशारा किया गया है, ये इशारा इनडायरेक्ट नहीं है, ये कुमारी शैलजा जी का इशारा जो है वो इशारा डायरेक्ट है, बिल्कुल सरेआम। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए अब हमने इस पे क्यों कहा, मुझे तो इनकी किसी की बात सुनी नहीं, लेकिन जब चौटाला साहब की ये जो कांग्रेस वाले लगा रहे थे कि भाई हमारा कहा है, कपिल सिब्बल जी जो हैं, कपिल सिब्बल जी की पुत्रवधू हैं ये रजनी सेकड़ी सिब्बल जी, उन्होंने जब पहले बयान दिया था अपना, तो चौटाला साहब का उसमें नाम नहीं था 161 के जब बयान दर्ज कराए गए। और खुद ये जो रजनी सेकड़ी सिब्बल जी हैं, जब ये हिप्पा की डायरेक्टर थी, इन्होंने गलत एक अपॉइंटमेंट की थी और उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हुई थी ह्यूमन राइट कमीशन में, और वो दोषी भी पाई गई थी। देखिए, हम किसी भी व्यक्ति को, और ये संजीव कुमार तो 20 लाख की सुपारी दी थी इसने जेल में रहते हुए, तिहाड़ जेल में रहते हुए, ये तो इतना साजिश करता आदमी है। एक व्यक्ति की टेस्टिमनी आप तब आधार मानिए, वो कोई कानून की किताब नहीं है। अगर राजनीतिक षड्यंत्र हम कहते हैं तो यार रही, इसके पीछे हम बैकिंग है हमारी। चलिए, कुल मिला के पंजेटा जी, आपने एक बात ये कही, एक तो ये अपनी खेमेबाजी से उभर नहीं पाएंगे, इसलिए एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर अब तो ओपी चौटाला का साथ है, इसलिए आप लोग बेहतर प्रदर्शन करने वाले। मैं जवाब लेता हूं। बाल मुकुंद शर्मा जी, आप नेहरा जी की बात का भी जवाब देना चाह रहे थे, पंजेटा जी की बात का भी जवाब दें। क्या इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, उच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, या माननीय अदालत ने जिसने सजा की है 50-50 लोग उसमें एक्यूज्ड है, क्या उन पर विश्वास नहीं है? मतलब भारत के संविधान की या कानून व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं है।
ये उस सजा मैंने को कोई भी इस गलत तरीके बात से बोली डिफाइन है? कर रहे हैं रिश्तेदारी कि हम तो उनके बिल्कुल पुत्र को तो नहीं है आजादी की क्या? लड़ाई लड़के आए कपिल हैं। सिब्बल जी की रजनी सेकड़ी सिब्बल आप पुत्र को तो नहीं है क्या? जो सजा हुई है मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? उसका सम्मान नहीं, करो। पंजेटा जी वो ये कह रहे हैं ना कि भी सजा कर तो लिया कोर्ट से ही हुई है ना, तो फिर तो या तो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर सवाल है, उसमें कांग्रेस को घसीटने से क्या होगा? तो कोर्ट में साबित हुआ ना, सजा कोर्ट ने दी। अरे हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हुड्डा साहब के आने के बाद नॉमिनेट किया जाता है। चलिए ठीक है, अब सुनते हैं बाल मुकुंद जी को। एक बार नहीं 10 बार वकील खड़े। लॉ मिनिस्टर थे दूसरी उस बात वक्त। नाराजी पा एक मिनट कपिल सिब्बल जी, फरीदाबाद जिले के रहने वाले। एक मिनट बाल मुकुंद शर्मा ये जी, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं पिछले दिनों फरीदाबाद में पार्टी संगठन के काम से 2-3 दिन रहा, मुझे वहाँ मौका मिला लोगों से मिलने का। तो कांग्रेस में इतना आंतरिक लोकतंत्र, ये नेहरा जी अगर कहते तो मैं इनको संदेश भिजवा देता। वहाँ रेस्ट हाउस में बैठ करके हमने लोगों की बात सुनी है। वहाँ 10,000 के करीब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हमसे मिले आकर के, मैं खुद वहाँ ऑब्जर्वर था। तो ये आ जाते वहाँ आंतरिक लोकतंत्र देख लेते कांग्रेस का आंतरिक नहीं, लोकतंत्र लेकिन किसी की रगों में ज्यादा कांग्रेस का खून दौड़ता है, किसी की रगों में कम थोड़ा सा दौड़ता है, इसके मायने क्या हैं? और ये खेमेबाजी ऐसा तो नहीं है ना, ये देखिए अब तो कुछ चीजें तो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में साफ हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर से उसी तरह की परिस्थितियां बनती हुई और फिर 19 लोगों का अचानक से मिल लेना। अब आप तो डिबेट में बैठ के ये बात बोलेंगे ना कि ये एक रूटीन मुलाकात थी, लेकिन इसके बहुत मायने। इसके आयुष जी इसके मैं मायने बताता हूँ। आपको भी इतिहास की जानकारी हो जानी चाहिए। कुमारी शैलजा जी आज जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी दलबीर सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वो हमारे इनके पिता भी कांग्रेस के। चलिए, बाल मुकुंद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। नेहरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आवाज आ रही है आपको? जी, बाल मुकुंद जी बोलें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब ये सवाल आपके ज्यादा खून है या कम खून है, मैं कहना चाहता हूँ कुमारी शैलजा जी आप तो पार्टी के अध्यक्ष है, उनके पिताजी भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। वो भी कई दफा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। कुमारी शैलजा जी भी 3-4 दफा 2-3 प्रधानमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में रही है। 4 बार कुमारी शैलजा जी एमपी रही हैं। वो हरियाणा के एक छोर से सिरसा से एमपी रही है, दूसरे छोर में अम्बाला से एमपी रही है। जो व्यक्ति लगातार कांग्रेस के संगठन में राज्यसभा की सदस्य रही हैं, उनका अनुभव ज्यादा है। ज्यादा अनुभव भी हो सकता है और कम अनुभव भी हो सकता है। अनुभव के आधार पर देखे जाए, हरियाणा में सबसे अनुभवी अगर नेता है तो वो कुमारी शैलजा जी हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो मनमोहन सिंह जी के साथ भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रही है, नरसिम्हा राव जी के साथ भी मंत्रिमंडल में रही है, 2 बार एमपी लोकसभा के सिरसा से रही है, 2 बार एमपी अम्बाला से रही है, राज्यसभा की सदस्यता रही है। इतना लंबा अनुभव, इतना लंबा। देखिए बाल मुकुंद जी, आपकी बातों पर देखिए दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं, विजयन जी भी मुस्कुरा रहे हैं, पंजेटा जी भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए मैं उनसे ही जवाब पहले लेता हूँ, ठीक है? नेहरा जी, ये इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात करिए और पूरी कर देता हूँ। ये दोनों हमारे साथी हैं, इनसे लंबा अनुभव मेरा रहा प्रवक्ता का। मुझे भी 6-7 साल का अनुभव रहा। अब ये सीख रहे हैं और छोटे भाई हैं, हम इनको भी, हमारी मुबारकबाद है कि इनको भी लंबा राजनीतिक संघर्ष रहेगा, लंबी राजनीति ये भी चले। और लेकिन अच्छी विचार रखिए, जो सच्चाई उसको स्वीकार करें। पंजेटा जी स्वीकार करें कि हमसे गलती हुई है, वो सजा हमने पूरी कर ली है, अब हम राजनीतिक मैदान में आए। इसी तरह नेहरा जी भी ये बात मान कर चले कि बीजेपी के लोगों को कम अनुभव है। जो मुख्यमंत्री हैं वो पहली बार जीत के आए, वो तो पंचायत मेंबर भी नहीं रहे कभी। ये इस तरीके की बात मान लेनी चाहिए कि मुख्यमंत्री, बीजेपी पहली बार सत्ता में रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया मनोहर लाल जी को। मनोहर लाल जी तो कभी पंचायत मेंबर भी नहीं रहे। कांग्रेस में ऐसा नहीं चलता। कांग्रेस में तो चलिए अब बाल मुकुंद जी अब जवाब ले लेते हैं। अब वो लोग सेवा देते हैं। चलिए अब जवाब लेते हैं, विजय नेहरा जी। आयुष जी, देखिए एक तो बाल मुकुंद जी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े समझदार व्यक्ति हैं और मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। और मैं पिछले बाल मुकुंद जी, मुझे भी लगभग 6-7 साल हो चुके हैं जिम्मेदारी को मिले हुए। हम लोग लगातार टीवी डिबेट में आते हैं, लेकिन जिस तरह से बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी में इस तरह का लोकतंत्र है और हमने फरीदाबाद में आके बैठक ली थी, तो इस तरह का तो देखो पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष जी इनका कोई संगठन नहीं है। हालांकि इनका आंतरिक विषय है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर 20 हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष है, मीडिया इंचार्ज है, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, जिला इंचार्ज है, ब्लॉक इंचार्ज है। क्यों संगठन नहीं है? आप नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, आपने नंबर पे बोलना।
देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की एक एक टीम की रचना कर दी है। हमारे जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रकोष्ठ हैं, हमारे विभाग हैं, उनकी भी रचना हो चुकी है। पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी का ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, ना संगठन है, कुछ भी नहीं है। पूरा मामला ही खत्म है, इनका सिस्टम ही खत्म है। दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इनेलो का जो नाम है ना, इनेलो पार्टी वाले मेरे साथी कह रहे हैं कि चौटाला साहब ये कर देंगे, चौटाला साहब वो कर देंगे। अरे भैया, 2009 का जब चुनाव था, 2014 का जब चुनाव था और 2019 का जब चुनाव था विधानसभा का, ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव प्रचार में थे। क्या बदल दिया उन्होंने? और इसके अलावा बार बार पेरोल पे वो लंबे लंबे समय तक आए हैं, चुनाव प्रचार में शामिल रहे हैं, कई बार कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है। तो क्या बदल दिया उन्होंने, मुझे बताइए? कितने तीर मार दिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने? जो जीरो है उसमें मिलाकर के जीरो वो जीरो ही बनती है। और आज इनेलो पार्टी का नाम तो जमानत जब्त पार्टी रख देना चाहिए। बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी से भी कम वोट मिली है आपको 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो इनेलो है, चाहे वो कांग्रेस है, ये दोनों हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए आयुष जी एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दोनों का काम डसना है, दोनों जहरीले हैं। और इन दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दोनों पार्टियों में भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, गुंडागर्दी है, लूट तंत्र है, झूठ तंत्र है। ये दोनों पार्टी इसी चीज पर चली हुई है। दोनों पार्टियों को जनता ने देख लिया है और आज दोनों पार्टी आपस में लड़ने में व्यस्त है। और हमारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ईमानदार नेतृत्व में सरकार के माध्यम से और संगठन में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए विजेंद्र जी भाई, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आप भी अपनी जगह पर मजबूत हैं, वो भी अपनी मजबूती का दावा क्यों नहीं करेंगे? मलकानिया जी, मुझे बताइए, क्योंकि अभी तो पंजेटा जी ने कहा कि देखिए, जिनको आप एक करने की कोशिश या जिसकी ओर आप इशारा कर रहे थे, वो तो कभी भविष्य में नहीं हो सकता। पीठ पे छुरा घोंपने वालों की इनेलो के अंदर तो कम से कम कोई जगह नहीं है। इस तरीके से आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा? ओपी चौटाला भले ही रिहा हो गए हों उसके बाद भी। मलकानिया जी? नहीं, मैंने तो पहले कहा था आयुष जी कि चौटाला साहब बाहर आए हैं, थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर पड़ेगा, परंतु इस समय विधानसभा में इन लोग का एक भी मेंबर नहीं है। अब एक चौटाला जी थे, वो किसान आंदोलन को लेकर अपनी सदस्यता छोड़ चुके हैं। अब ये जो है, अब जेजेपी में जो लोग गए हैं वो इन लोग से ही गए हैं। इन लोग पार्टी की ही दो फाड़ हुई। जो लोग चौटाला साहब के भक्त हैं, उनको अपना नेता मानते हैं और वो वापस आना चाहेंगे, तो ये तो मैं नहीं मान सकता कि वो ये इनको लेंगे नहीं, जरूर ये लेंगे। और जो भी ये चौटाला साहब के पास जाएगा वो इन लोग में शामिल करेंगे। ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर पैचअप होगा तो वो भी करने की कोशिश की जाएगी, परंतु पैचअप के अब चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला है इसमें सरकार में है। तो सरकार में है, वो क्यों चाहेंगे कि हम जाकर इन लोगों में मिक्स हो जाए? परंतु कुछ सदस्य, कुछ नेता तो जा सकते हैं। तो ये पंजेता साहब ने ये नहीं स्पष्ट किया कि हम उन सदस्यों को नहीं लेंगे। पैचअप की बात तो ठीक है, नहीं हो सकता है, परंतु जो लोग छोड़कर चले गए हैं और चौटाला साहब के आने के बाद उनको अपना नेता मानते हैं और उनको जाना चाहते हैं, तो उसमें इन लोगों की भलाई है और पार्टी तभी आगे बढ़ सकती है। क्योंकि चौटाला साहब का एक अपना स्वभाव है, जब वो जाते थे तो कोई रास्ते में मिलता उसको राम राम करते। देवीलाल जी भी चौपालों में बैठकर, चारपाई बैठकर लस्सी पीते थे। उनका जनता में मिक्सिंग थी और एक्सी मिक्सिंग चौटाला साहब के बीच में भी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, एक एक पत्रकार का हाल चाल पूछे, परिवार ठीक है, सेहत ठीक है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है। उनमें एक अपनापन है, परंतु उनका दबदबा भी था, लोग डरते भी थे, उन्हें अपना नेता भी मानते थे, परंतु अधिकारी भी उनसे खूब खाते थे और पार्टी के जो नेता लोग हैं वो रिस्पेक्ट भी करते थे, परंतु साथ डरते थे। तो अगर चौटाला साहब आगे आते हैं और पार्टी में पैचअप नहीं होता, परंतु फिर भी जेजेपी के से लोग अगर बाहर आते हैं तो मुझे लगता है कि इन लोग में जाएंगे। ठीक है। और मलकानिया जी, देखिए, एक पत्रकार होने के नाते आपने ये आकलन कर दिया है, राजनीतिक दल इसको कैसे लेते हैं ये उनकी अपनी खुद की मंशा है। ठीक है, पंजेटा जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मलकानिया जी, आपने जो सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, मैंने आपको बात कही है, दुष्यंत दिग्विजय को छोड़ के और उनके साथ दो चार जो किलकी मार हैं उनको छोड़ के पूरी की पूरा जो जज्बा है वो इनेलो के ही वर्कर है। वो कल भी इनेलो के वर्कर थे
और वो आज भी इनेलो के ही वर्कर है अंदर से। जब वक्त आएगा आप देखेंगे वो सारी की सारी इनेलो एक होते हैं आपके सामने में, वक्त आएगा और आप खुद देखेंगे, आप उसके चश्मदीद गवाह बने। मैं चाहता हूँ आप चलिए, पंजेटा जी से हमारा संपर्क टूट गया। बाल मुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाहता था, जिस तरीके से नहरा साहब संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन अपना काम करता रहता है। जब लोग सत्ता में होते हैं उनको समाज सेवा करनी चाहिए, लोगों की भलाई का काम करना चाहिए। आज जिस तरीके से त्राई हो रही है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही हरियाणा में, भूखमरी के कगार पे है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उन विषय पर आए नहरा साहब, काम की बात करें। ये उसने संगठन कर दिया, उनको सजा होगी, ये होगी, ये चीजें बाद में आती हैं। आज आप सत्ता में हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रदेश त्राई मान रहा है। 7 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, बेरोजगार लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। नहीं, बिल्कुल, इन विषयों पर भी चर्चा, और इन विषयों पर तो बाल मुकुंद जी हम लोग रोजाना चर्चा करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर यहाँ पर बैठी प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उन पार्टीज में क्या हो रहा है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और इसीलिए आज ये चर्चा थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब ओपी चौटाला के बाहर आने के बाद हरियाणा के अंदर राजनीति कितनी बदलेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और कांग्रेस के अंदर जो धड़ेबाजी की बात ताजा अनिल विज कह रहे थे, दरअसल 19 विधायकों का मिलना प्रभारी के पास जाकर के, और उसके बाद अध्यक्ष को लेकर के भी जो जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, अब उस पर भी आगे क्या होता है इसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के हरियाणा की राजनीति दिलचस्प होती हुई यहां से जरूर नजर आ रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।